हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी। फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, बल्कि मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि हम आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको मेन मीनिंग बताने जा रहे हैं, थीम बताने जा रहे हैं, पर्पस बताने जा रहे हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं। राइट, जनरली हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में ये सारी बातें नहीं बताते, जबकि स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करता है कि ये सारी की सारी बातें उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में पता चल जाए। राइट, क्योंकि जब भी आप किसी नए कोर्स को जानना चाहते हो तो पहले क्या जानना चाहते हो कि इसमें है क्या। राइट, बट कंटेंट जानने के लिए आपको कंटेंट की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। मैंने आपको वहां पर अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई कैपिटल बजटिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे, डिविडेंड करेंगे, तो ये नाम तो मैंने बता दिया, बट इसके अंदर क्या है ये मैं आपको जो है विद इन 15 मिनट 20 मिनट्स बताना बहुत मुश्किल है। हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा करते थे पहले कभी। राइट, बट फिर हमने देखा नहीं, ये जो है ना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है कंटेंट का, बल्कि स्टूडेंट्स को और कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो आपको हम 15-20 मिनट में 20 मिनट में बताने जा रहे हैं, वो हम आपको आगे जाकर कई घंटों में बताने जा रहे हैं। 60-70 घंटे में हम लोग बताने जा रहे हैं, तो 20 मिनट की में जो आपको बताएंगे वो 60-70 घंटों के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो एक काम करते हैं कि पहले कंटेंट पूरा बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअल में ओवरऑल व्यू क्या है। सो दिस इज द वीडियो जिसमें कि बेसिकली हम लोग आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरऑल व्यू देंगे। राइट, सो दिस इज formulation of the financing strategy, or you can say that is the overall view of the financial management. Right, अगर मुझे आपको overall view of the financial management देना है, right, तो हम ये कहेंगे कि भाई इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें सिर्फ ये काम करना होता है, हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेने होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें क्या करना होता है, या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फाइनेंसिंग डिसीजन, या डिविडेंड डिसीजन, बस 3 चीजें। राइट, इसके अलावा हमारे पास कोई खास काम नहीं होता। राइट, बट इसको समझना भी जरूरी है कि ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आएगा, और इसके अलावा फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आएगा, या फिर डिविडेंड डिसीजन में क्या आएगा, इसको समझना भी जरूरी है। बट सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जनरली सब लोग ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइजेशन हो पाए। प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। राइट, बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस माना जा रहा था, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट द राइट वर्ड। ठीक है, इससे काम चल जाएगा, बट इससे प्रॉपर काम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? देखो, जब हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि हम लोग जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पर्पस है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। राइट, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो आप तब कमा सकते हैं जब आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है एक साल में डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाए। और आपको मालूम है सही रास्ते से ऐसा नहीं होता, आपको गलत रास्तों को भी लेना पड़ेगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट के साथ साथ मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ रिस्क भी तो छुपा हुआ है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो रिस्क भी तो ज़्यादा है। राइट, मतलब अगर आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर आपने कस्टमर को गलत चीज़ बेच दी तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। राइट, इसके अलावा अगर आपने प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना ली जिसमें कि कस्टमर को बोला कि आपको जो हम ये प्राइस देंगे, गिफ्ट देंगे, और उसने उन सब चक्रों में आपसे प्रोडक्ट ले लिया और आपने एक बार इनकम ले ली, तो उसके बाद वो आपके पास आने वाला नहीं है अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता। प्रोडक्ट डिले दे रहे हो अलग बात है, क्वालिटी का नहीं दे रहे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर जा रहे हो तो दैट विल नॉट गिव यू द सर्वाइवल फॉर द लॉन्ग टर्म। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोला जाए तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के चक्कर में अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो जो मर्जी तकड़म पकड़म की बनाने लग जाती है, जो मर्जी बनाने लग जाती है, और उसको जो है प्रॉफिट को हायर टू हायर करने की कोशिश करती है इन द शॉर्ट रन। बट अगर हम शॉर्ट रन
में अगर कस्टमर को गलत सामान बेचकर प्रॉफिट ज़्यादा कमा भी लेंगे तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अगर सर्वाइवल नहीं होगा तो हमारे कंपनी बंद भी हो सकती है। सो व्हाट वी मीन टू से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक ऐसी टर्म नहीं है जिसमें कि कंपनी काम कर पाए विद इन द गिवन लेवल ऑफ रिस्क, राइट। तो फिर आप कहोगे सर ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं तो क्या, तो इसका एक दूसरा है, दैट इज बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव इज main of aim of the decision is profit and basically what, wealth maximization of the shareholders, wealth maximization of the shareholder। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि हमारे कंपनी में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनका पैसा 2.5 साल में डबल हो जाएगा, हो जाता है, नॉट हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, नो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, नो। मुकेश अंबानी जी ने अपनी एजीएम की स्पीच में ये ही शब्द यूज किए हुए हैं कि पास्ट में हमने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2.5 साल में डबल किया है, राइट। So this is the basically theme of the organization। आप देखो आज के डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज के डेट में रिलायंस कंपनी के एक शेयर की जो वैल्यू है दैट इज 1500 रुपए, राइट। और अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं मैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो आज के डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का RIL, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में है 9.5 लाख करोड़। दैट इज द हाईएस्ट इन द इंडिया फॉर एनी सिंगल लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है NSE BSE पर, तो शायद उसकी मार्केट वैल्यूएशन इससे ज्यादा हो, लाइक LIC, राइट, हो सकता है उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो। पर जो कंपनी लिस्टेड है जिसके मार्केट वैल्यूएशन हम लोग शेयर प्राइस के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट कंपनी, राइट। मैंने भी इस कंपनी के शेयर खरीदे थे, राइट। ये इस कंपनी के शेयर मैंने खरीदे थे आज से 2.5-3 साल पहले, अपना बता रहा हूँ, राइट। आई जस्ट परचेज 200 शेयर्स, जस्ट 200 शेयर एट द रेट ऑफ ₹900, 900 रुपये पे, राइट। अब 900 रुपये पे जब चलते चलते एक समय ऐसा आया जिसमें कि ये शेयर जो है बढ़कर 1500-1600 रुपये हो गया। इस वाले प्राइस से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, राइट। अब 200 इंटू 1600 यानी कि मैंने जो परचेज किए थे 200 शेयर, वो किए थे बेसिकली 1,80,000 के, ठीक है ना। और अब ये जो प्राइस हो गया दैट इज 3,20,000, 3,20,000, राइट। अब इसके बाद जब ये 1600 के आसपास का प्राइस हो गया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोनस डिक्लेयर किया। बोनस समझते हो आप? बोनस का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो फ्री में पुराने शेयर होल्डर को नए शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। अब जब बोनस डिक्लेयर किया जाता है दैट इज 1:1। इन दिस केस जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज 1:1। अब 1:1 का मतलब है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर आपको फ्री में मिलेगा एक्स्ट्रा, राइट। तो इस हिसाब से जो मेरे नंबर्स ऑफ शेयर 200 थे ना, अब वो 200 से मल्टीप्लाई बाय 2 होके 400 हो गए, एक शेयर फ्री में मिल गया। बट हाँ, वैल्यू जो है कम होकर 800 रुपये भी हो गई। जब बोनस डिक्लेयर हुआ, जिस दिन बोनस की एक्स डेट आती है उस डेट को मार्केट प्राइस जो है वो हाफ हो गया और नंबर्स ऑफ शेयर डबल हो गए, राइट। तो इस हिसाब से अभी भी 3,20,000 है। और उसके बाद 800 रुपये की वैल्यू आज बढ़कर जिस डेट पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1500 हो गया है। और अब 400 शेयर्स की वैल्यू 1500 के हिसाब से ये हो गई है आज के डेट में 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। जबकि इन्वेस्ट कितने किए थे? 1,80,000 जस्ट बिफोर आई थिंक इट्स हार्डली 3.5 ईयर, जस्ट 3.5 साल पहले। सो इतनी बढ़ गई है। अब क्या आगे बढ़ेगी?
तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो यही है, राइट। और सोचो, ये मैंने जो सिर्फ 200 शेयर खरीदे थे, तो ये वेल्थ इस तरह से इंक्रीज हो गई है। अगर आपने 1000 शेयर खरीदे होते तो क्या होता, और अगर आपने 20 साल पहले शेयर खरीदे होते तो आज के डेट में वैल्यू क्या होती। और मुकेश अंबानी जी ने जो अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग है उनकी, उस मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आज कितनी हो गई होगी, राइट। बस यही ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशंस का कि मार्केट प्राइस जो है कंपनी का, जो मार्केट प्राइस है जो एनएससी बीएससी पर ट्रेड होता है, वो मार्केट प्राइस टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जाए। दैट इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मार्केट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, मतलब इंक्रीज करने के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो जो एक्टिविटी करती है उस सभी के सभी एक्टिविटी का इंपैक्ट जो है वो मार्केट प्राइस पर जाता है। तो नो डाउट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे इसका इंपैक्ट, गलत इंपैक्ट मार्केट में जाए और मार्केट प्राइस डाउन हो जाए। दैट इज द बेसिकली एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिंगल एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी की होती है वो सारी की सारी मार्केट प्राइस पर इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का जो प्रॉफिट है पहले के मुकाबले में इंक्रीज नहीं हुआ, राइट, बैड न्यूज, तो मार्केट प्राइस में डाउन इफेक्ट आएगा। होगा क्या, डिमांड सप्लाई के कारण से मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। मार्केट, बहुत सारे लोग अगर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है तो शेयर बेचना शुरू करेंगे तो मार्केट प्राइस डाउन होगा, राइट। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कम किया पिछले साल के मुकाबले में, नेगेटिव इफेक्ट, मार्केट प्राइस पे इफेक्ट आएगा, मार्केट प्राइस डाउन होगा। कंपनी का जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो जो है वो पहले से कम हो रहा है, मार्केट प्राइस डाउन होगा। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट रेशो है, पहले नेट प्रॉफिट रेशो थी 30%, अब हो गई है 25%। मतलब पहले कंपनी अगर सेल्स करती थी 100 रुपए की तो पहले 30 रुपए कमाती थी, अब कमा रही है 25 रुपए। 100 रुपए की सेल से 25 रुपए, मार्केट प्राइस विल गो एडवर्सली, मतलब इसका इंपैक्ट होगा, बहुत सारे लोग बेच देंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, सेल्स कम होती है, मार्केट प्राइस का इंपैक्ट आता है। रिलायंस कंपनी ने जियो लॉन्च किया फ्री में, राइट, नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि यार फ्री में लॉन्च कर रहे हैं, किसी से पैसे नहीं ले रहे, जबकि खर्चे बथेरे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट। जियो ने जैसे ही डिसाइड किया कि हम लोग कस्टमर से नए पैसे लेना शुरू करेंगे, चाहे 100 रुपये महीना, चाहे 200 रुपये महीना, मार्केट प्राइस अप। कंपनी ने अनाउंस किया हर महीने कि हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो पहले से बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट प्राइस अप। कंपनी ने डिसाइड किया कि जो जियो के सब्सक्राइबर है वो डाउन होते जा रहे हैं, मार्केट प्राइस डाउन। कंपनी की हर एक्टिविटी का इंपैक्ट मार्केट प्राइस पर आता है। डिमांड एंड सप्लाई इस हर एक न्यूज के कारण से इंपैक्टेड होती है, इकोनॉमिक की न्यूज के कारण से भी इंपैक्टेड होती है, पर कंपनी के हाथ में जो है उस सारी चीजों को मेंटेन करते हुए हमारी कंपनी की हमेशा हमेशा कोशिश होती है दैट मार्केट प्राइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंक्रीज इन द फ्यूचर। So that is the basically aim, objective of the financial management। मेन जो एम है वो यही है, मार्केट प्राइस को हायर टू हायर रखना। हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंपनी पर आए। कंपनी ने उधार लिया, राइट, तो दैट इज गुड, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई है, राइट। कंपनी ने फिर उधार लिया, गुड। जब तक डेब्ट इक्विटी रेशियो एक लेवल से ज्यादा नहीं इंक्रीज हो जाती है, दैट इज गुड फॉर द कंपनी, क्योंकि जब आप उधारी लेते हो, बोरिंग करते हो, बैंक से उधार लो, डिबेंचर्स इशू करो, बॉन्ड्स इशू करो, आपने अगर उधार लिया है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत थोड़ा होता है, कम होता है, राइट। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, राइट। बट अगर आपने एक लेवल से ज्यादा लोन लेना शुरू कर दिया, देखो जब लोन लेते हैं तो दो चीजें ऑर्गेनाइजेशन पर एक इम्पैक्ट करती हैं, प्रेशर करती हैं। नंबर 1, आपने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो हर साल, हर महीने जो भी आपके बीच में डिसाइड हुआ है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जो 10 लाख लिया है आपने उसको अपनी जेब में तो रखा नहीं होगा, आपने जो है मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया होगा, पर 10 लाख रुपए लेने के बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी टर्म्स है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिफंड भी करना होगा, पैसा वापस रीपे भी करना होगा। पैसा रीपे करोगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा, और अगर आपने पैसा वापस टाइम पर नहीं दिया तो डिबेंचर होल्डर आपको छोड़ेगा नहीं, सीधा एनसीएलटी में केस फाइल करेगा और बोलेगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट है, हम अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते हैं। मतलब
कंपनी पर जो है एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है पैसे को टाइम टू टाइम वापस पे करने का। अगर कंपनी इस चीज़ को नहीं कर पाती तो भी एक बहुत ज़बरदस्त वाला प्रेशर है, राइट। सो कंपनी ने अगर एक लेवल से ज़्यादा लोन लिया, नेगेटिव इम्पैक्ट, मार्केट प्राइस विल गो डाउन। सो अल्टीमेटली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो है बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। और अब अगर हम आपसे बात करें कि भाई इस स्ट्रैटेजी के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें हमारी जो ये चीज़ें हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इनको अगर हम छोटे छोटे शब्दों में समझें, राइट, तो ये क्या क्या है तो समझते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर दो चीज़ें कवर होती हैं। नंबर 1 कैपिटल बजटिंग और नंबर 2 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अगर आप फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बना रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। अगर आपने इन दोनों को मैनेज नहीं किया तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रहे। कैपिटल बजटिंग का मतलब और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप कोई छोटा समय का डिसीजन ले रहे हो, थोड़े समय का डिसीजन ले रहे हो, तो दैट इज वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डिसीजन। अगर आप लंबे समय का डिसीजन ले रहे हो तो वो हो गया लॉन्ग टर्म डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग, राइट। मैंने कहा आप एक शर्ट परचेज करने गए, राइट, तो कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, हाली 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, हार्डली 3000 रुपये, राइट। बट अगर आप मान लो गाड़ी परचेज करने गए, कार परचेज करने गए, तो अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। शर्ट अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप दूसरी ले लोगे, गाड़ी पसंद नहीं आई तो बड़ा मुश्किल है। तो आपको ज़्यादा सोच विचार करना होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, कैपिटल बजटिंग के अंदर, कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म का कोई प्रोजेक्ट लेना है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि उसकी एनपीवी, उसका आईआरआर, उसका एआरआर, जो हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ते, कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट का हमारे फेवर में है या नहीं, राइट। तो मैंने वर्ड यूज कर लिया एनपीवी, आईआरआर। अब ये सब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ही आपको समझ में आएगा, राइट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से आपको एनपीवी, आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केटी के बारे में बोलना शुरू करूँ और आपको इन सब के बारे में मालूम ही नहीं है, तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। अब समझ आ सकता है अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी की हुई है तो। सो कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म। मैंने कहा सर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनानी है, शॉर्ट टर्म। शादी करनी है, लॉन्ग टर्म, राइट। मतलब थोड़े समय के लिए अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी, बड़े समय के लिए कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अगर आपको एक नया प्लांट लगाना है या एक नई मशीनरी लगानी है, नई फैक्ट्री लगानी है, या कोई बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल का इन्वेस्ट करना है जिसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक आपकी कंपनी में होगा, तो दैट इज अ बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें कि आपको एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, इसके अलावा इंक्रीमेंटल अप्रोच जो हम लोग करेंगे, कर चुके हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर, रिप्लेसमेंट डिसीजन, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो इन द कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग में लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं जो कि 1 साल से बड़े होते हैं, और इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल मतलब एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितना है, और साथ ही साथ रिस्क एसोसिएटेड भी देखते हैं कि भाई हमारा रिस्क कितना है। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप ऑफ द न्यू यूनिट, एक्सपेंशन ऑफ द प्रेजेंट यूनिट, एक्सेट्रा, राइट। तो ये हम आपके साथ बात कर रहे हैं बेसिकली कैपिटल बजटिंग के बारे में, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर छोटा समय के लिए है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आपके साथ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, इनको थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं एक्चुअल में क्या है शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन में हम लोग क्या देखते हैं, देखो शॉर्ट टर्म डिसीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन भी मतलब जैसे मर्जी ले लो, नो। अगर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है तो भाई बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है,
राइट। मैं आपको बिजनेस के एंगल से बता रहा हूँ कि आज की मतलब इंडिया के अंदर इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ है। रियल एस्टेट मतलब वही बिल्डिंग, फ्लैट वगैरह वगैरह, राइट। और ज़्यादातर प्रोजेक्ट आज के डेट में, जब ये वीडियो बन रही है, आज के डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो ब्लॉक हैं, रुके हुए हैं, जिसमें या तो 75% काम हो चुका है, 85% काम हो चुका है, 15% बाकी है। ऐसा क्यों हुआ है? बिल्डर्स ने क्या किया है कि बिल्डिंग बनानी शुरू की, नए लोगों से जो है इनिशियल पेमेंट कर दी, पेज वेज दिखा के या सैंपल फ्लैट दिखा के। अब फ्लैट दिखा के पेमेंट ले ली, राइट। जब एडवांस आ गया तो एक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की, उसने दूसरी जगह पे प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट कर दिया, वहां से एडवांस लिया, तीसरी जगह से स्टार्ट कर दिया। अब जब तक पहली बिल्डिंग कंप्लीट हुई नहीं, उसने 4 जगह पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, ये मानते हुए कि 5वीं 6ठी जगह पर जब एडवांस आएगा तो पहले वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अब 5वीं 6ठी वाले पे एडवांस नहीं आ रहा। अब एडवांस नहीं आ रहा तो पहले वाला भी काम रुका हुआ है, दूसरा भी रुका हुआ है, तीसरा भी, चौथा भी, ये उम्मीद में कि भाई 5वीं 6ठी जगह पर नई बिल्डिंग बनेगी और वहां से एडवांस आएगा और पहली जगह पे काम होगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज द लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिल्डर स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी है, लैंड भी है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी है, एडवांस भी आ चुका है काफी पैसा। अब पुराने जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कुछ पैसा एडवांस दिया हुआ है, वो आगे पैसा नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि टाइम पर उनको फ्लैट नहीं मिल रहा। अब बिल्डर जो है आगे नहीं बना पा रहा क्योंकि वो और लोगों को आगे काट नहीं पा रहा, राइट। तो व्हाट वी मीन टू से कि वर्किंग कैपिटल जो है रियल एस्टेट में बहुत ही वीक है, बहुत वीक। इस कारण से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो रुके हुए हैं। गवर्नमेंट को भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि भाई अब वर्किंग कैपिटल के कुछ पैसे हमसे ले जाओ, बट इस प्रोजेक्ट में यूज करना जिस प्रोजेक्ट के लिए आप पैसे ले रहे हो, ये नहीं कि फिर से एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दो। तो गवर्नमेंट को भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ रहा है। इतना बड़ा मामला, इतना संगीन मामला हो गया है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस को भी हमारी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेंट्री इकट्ठी होती जा रही है और आप प्रोडक्शन फिर भी किए जा रहे हैं, सेल नहीं हो रही। अगर ऐसा है, इन्वेंट्री क्रिएट होती जा रही है, प्रोडक्शन कर रहे हो और सेल नहीं हो रही, रुक जाओ, प्रोडक्शन बंद कर दो, छुट्टियां दे दो लोगों को, मतलब अपने एम्प्लॉय को बोलो घूम के आओ थोड़े दिन के लिए। अगर आप फिर से इन्वेंट्री को और क्रिएट करोगे तो पुराना सामान भी खराब होगा और साथ ही साथ जब नया सामान बनाओगे तो वो जल्दी बिक जाएगा और पुराना सामान ब्लॉक हो जाएगा। देखो आज के डेट में ऑटो सेक्टर बहुत वीक चल रहा है। अब ऑटो सेक्टर अगर वीक चल रहा है तो वहां पर क्या इशू हो रहा है कि मारुति जैसी कंपनी जो कि डबल ट्रिपल शिफ्ट में पहले काम करती थी, उसके बाद इन्वेंट्री इतनी रखी हुई है कि सेल्स कम होने के कारण से उसने प्रोडक्शन बंद करना शुरू कर दिया है। बंद नहीं, कम करना शुरू कर दिया है। जो कार उसकी कम बिकती है उसको वो कम करना शुरू कर रहा है, राइट। तो आने वाले समय में BS6 आ रहा है। उसको मालूम है कि BS4 की जितनी भी गाड़ियां हैं, कार हैं जो उसने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसकी इन्वेंट्री क्लियर करना जरूरी है। 31 मार्च 2020 के बाद सिर्फ और सिर्फ BS6 की कार जो है मार्केट में सेल आउट होंगे। उससे पहले जितनी इन्वेंट्री है उसका क्या? अगर आपने अपनी इन्वेंट्री, कार जो है, एक कार को रखने के लिए आपको मालूम है कितना स्पेस चाहिए। अगर ऑलरेडी आपके पास जो है हजारों की तादाद में कार रखी हुई हैं जो कि बिकी नहीं रही हैं, तो अब नई प्रोडक्शन के आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल करना होगा। तो जनरली आज के टाइम में जो कंपनीज ज़्यादा प्रोडक्ट बेच नहीं पा रही हैं, उन्होंने कुछ दिनों के लिए, महीने के अंदर अपना प्रोडक्शन स्टॉप करना शुरू कर दिया है, जस्ट टू मेंटेन द इन्वेंट्री लेवल, दैट इज कंपल्सरी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंस बाय ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ डिफरेंट लैंग्वेज में कि भाई आप जब उधार ज़्यादा लोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसको पैसा वापस भी पे करना पड़ेगा, राइट। तो पैसा उधार लेते मत रहो, आपको जो है एक बैलेंस मेंटेन करना है पैसे उधार लेने में और अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में। उतना ही उधार लें जितने कि आप उसको वापस पे कर पाएँ और इंटरेस्ट भी वापस पे कर पाएँ। और नो डाउट वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मैक्सिमम। इसका इम्पैक्ट आपके मार्केट प्राइस पर नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, राइट। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग जो आपके साथ बात करते हैं वो दो बारे में बात करते हैं। वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द अदर इज कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको याद होगा हमने आपके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा था KD, KE, KP, KO, KR।
तो ये जो हम लोग आपके साथ सीख चुके हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी कंपनी को हमेशा हमेशा मेंटेन करनी है। एंड नो डाउट जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट जो है कम से कम होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम। तो कंपनी को अगर डेप्ट इशू कर रही है तो ध्यान देना चाहिए कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमारी कंपनी पर क्या पड़ने वाला है। वो कॉस्ट जो है वो मिनिमम टू मिनिमम हमारी कंपनी पर बर्डन क्रिएट करे, राइट। तो ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। और डेप्ट कितना उधार लें क्यों, जो कि आपके साथ अभी डिस्कस किया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, वो लिखा भी हुआ है हमारे पास, हायर डेप्ट। अगर आप ज़्यादा उधार लोगे तो क्या होगा, हायर रिस्क ऑफ लिक्विडिटी, वापस पे करने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। और हाँ, इससे हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आप जो उधार लेते हो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम होती है, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होता जाएगा। दैट इज़ गुड। कॉस्ट अगर कम हो रही है उधार लेने पर, दैट इज़ गुड। बट आपके पास आपके ऊपर जो लिक्विडिटी प्रेशर है कि भाई टाइम से इंटरेस्ट पे करना, साथ ही साथ जो पैसा उधार लिया उसको टाइमली वापस रीपे करना, वो प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। ज़्यादा उधार भी नहीं लेना है और उधार लेना भी है ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फंड आपका मिनिमम रह सके। लोअर द डेप्ट, अगर डेप्ट लोअर है नो डाउट लिक्विडिटी का प्रेशर बहुत कम है, बट हाँ आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो ज़्यादा है, क्योंकि डेप्ट जो है सबसे सस्ता मार्केट से मिलता है। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू फॉर द मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको याद होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने आपके साथ यही बातें की थी। एमएम अप्रोच, हमने आपके एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच के बारे में बात की थी कि हमें जो है अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखना है ताकि कंपनी की वैल्यूएशन हायर टू हायर रह सके। सो ये था बेसिकली नंबर टू मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन। और एक हो रहा है आपके पास दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो इसलिए देखो, डिविडेंड जो है देना जरूरी है। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, 1500 रुपये का मार्केट प्राइस है, डिविडेंड कितना देती होगी आपके अकॉर्डिंग? इट पेज ऑलमोस्ट, मतलब जो पिछले सालों का ट्रेंड है ऑलमोस्ट 10 रुपये 12 रुपये, राइट। आपको सिर्फ इतना, यस इतना, दिस इज जनरली 1% और 1.5%, बट ऑफ द मार्केट प्राइस। जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो बोलते हैं 100%, पर ये 100% जो होता है ना वो किसका होता है, फेस वैल्यू का। पर अगर मैं बोलूँ कि फेस वैल्यू 10 रुपये की शेयर की है, रिलायंस कंपनी का शेयर है 1500 रुपये, रिलायंस कंपनी का शेयर है 1500 रुपये, बट फेस वैल्यू है 10 रुपये। कंपनी ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 100% किस चीज़ का, फेस वैल्यू का। तो 10 रुपये का 100% 10 ही हो गया, राइट। बट अगर 10 रुपये को 1500 से कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट 0.98 के आसपास आ जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द मार्केट प्राइस जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर हमारी कंपनीज जो है करती हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है। ऐसा इसलिए कि प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को हम दिखाते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है ये 50% बढ़ गया, 25% बढ़ गया या 30% बढ़ गया, जो प्रॉफिट दिखाते हैं वो सिर्फ बुकिश होता है। अगर आपने अपनी कंपनी में अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो प्रॉफिट दिखाना आपके अपने हाथ में है, जैसे मर्जी दिखाओ। मतलब बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं है, पर फिर भी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो प्रॉफिट को कम ज़्यादा बना सकती हैं। डेप्रिसिएशन का मेथड, क्लोजिंग स्टॉक का मेथड, और इसके अलावा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, प्रोविजन को पहले से क्रिएट करके रखना, राइट। तो ये सब कुछ जो है प्रॉफिट को कम ज़्यादा कर देती हैं। और अगर आप ये कह रहे हो कि आपका प्रॉफिट पहले से 30% 50% बढ़ गया है, तो आप कंपनी के शेयर होल्डर्स को पिछले साल के कंपैरिजन में 30% 40% एक्स्ट्रा डिविडेंड भी तो पे करो। शेयर होल्डर के पॉकेट में जो जाएगा वो तो डिविडेंड होगा, है ना। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर के पास कैश के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो वो डिविडेंड का अमाउंट भी पिछले साल के कंपैरिजन में शेयर होल्डर की जेब में जाना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कंपल्सरी, राइट। अगर आप नहीं दोगे, फिर से शेयर होल्डर क्या करेगा, आपने इस साल प्रॉफिट दिखाया 50% ज़्यादा और कहा डिविडेंड नहीं दे रहे, भाई शेयर होल्डर जो है शक के निगाह से आपको देखेगा। और जो शेयर होल्डर समझदार होंगे, मेरे जैसे मतलब समझदार जो शेयर होल्डर होंगे, वो कहेंगे भाई कंपनी प्रॉफिट तो डबल ट्रिपल दिखा रही है और डिविडेंड दे नहीं रही, भाग जाओ इस कंपनी से, बेचो और निकलो,
और जब बहुत सारे लोग बेचने लगेंगे तो मार्केट प्राइस डाउन होगा, मतलब फिर से आपने जो है अपनी कंपनी का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो नहीं रखा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। बट आप अगर ज्यादा बहुत ज्यादा डिविडेंड देते हो तो आपकी जो लिक्विडिटी है, आपके हाथ में जो कैश रखा हुआ था, वो कैश भी आपके हाथ से कम होता जाएगा। थोड़ा सोचो, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ईपीएस बोलते हैं इसको हम लोग, अर्निंग पर शेयर 20 रुपए का और 20 रुपए में से कंपनी ने 20 रुपया ही डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंपनी के पास कुछ भी रिटेन अर्निंग नहीं बची। अब अनसर्टेनिटीज में, फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा खर्चा आ गया कंपनी के पास जो कि कंपनी को पहले नहीं पता था पर वो करना पड़ा, अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी को मुश्किल हो जाएगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू, और इसके अलावा कंपनी जो है हमेशा ग्रोथ करती है, पर ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत कंपलसरी है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे होना बहुत कंपलसरी है। इन्वेस्टमेंट तभी कर पाओगे जब आप प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास बचा कर रखोगे। तो ईपीएस अगर 20 रुपया है, आप 2 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 8 रुपए का अमाउंट जो है अपने पास बचा कर रख रहे हो, तो इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? कंपनी जो है फ्यूचर में कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बचा के रखेगी, वर्किंग कैपिटल को भी इंक्रीज कर सकती है, या कुछ अनसर्टेनिटीज के केस में कंपनी के पास कैश होगा तो वो अपने आप को सिक्योर्ड रखेगी, राइट। तो मतलब ये जब इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है प्रॉफिट में के हिस्से में से इन्वेस्टमेंट करेगी तो अपने आप से जब नया प्रोजेक्ट लगाओगे, अपने आप से प्रोडक्शन बढ़ेगा, अपने आप से सेल्स बढ़ेगी, तो कंपनी की ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ के लिए कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग का होना या प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास बचा कर रखना भी कंपलसरी है। ज्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना भी अच्छा नहीं है और कम अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा नहीं है। इसलिए कंपनी के पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें हर साल कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सब कुछ हम लोग आपके साथ डिविडेंड चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, राइट। सो दिस थर्ड एंड द लास्ट फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हायर डिविडेंड मीन्स हायर शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे अकाउंट के अंदर 400 शेयर रिलायंस कंपनी के 400 इंटू 10 4,000 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं, और अगली बार जब 12 रुपये के हिसाब से होंगे तो और अच्छा लगेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो शेयर होल्डर की जो सेटिस्फैक्शन है वो डिविडेंड का अमाउंट आने से बहुत अच्छी होती है। बट लोअर कैश पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जितना कंपनी जो है ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उतना पैसा कंपनी के हाथ से निकलता जाता है, तो कंपनी के हाथ में जो पावर ऑफ कैश है वो कम होती जाती है। लोअर डिविडेंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर डाउन डिक्रीसेस। और हाँ, बेनिफिट भी है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो कंपनी के पास वो पैसा रिटेन अर्निंग के फॉर्मेट में अपने पास रहेगा। कंपनी के पास जो है कैश पावर बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा कंपनी बचाकर रख सकती है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। बिजनेस नीड्स एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द फियर ऑफ इक्विटी नॉट गेटिंग सब्सक्राइब्ड। मतलब अगर ऐसा होगा कि आप एक नया प्रोजेक्ट फ्यूचर में लगाने जा रहे हो, एक नई मशीनरी लगाने जा रहे हो जिसकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, और आपको ये लगता है कि आप नई इक्विटी से पैसा ले लोगे और इक्विटी सब्सक्राइब नहीं हुई, तो आपके पास जो प्रॉफिट में से पैसा हिस्सा बचा होगा वो भी आपका जो है नए प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। और इसके अलावा पैसा क्यों चाहिए होता है? फियर ऑफ द इनएबिलिटी टू सर्विस इट्स डेप्ट। आपने पैसा उधार भी बहुत सारा लिया होगा, तो जो पैसा उधार लिया होगा आज जो है प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, कल अगर कुछ समय के बाद प्रॉफिट कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए कम हो जाएगा, कुछ स्लो डाउन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, उस सिचुएशन में अगर आपके पास कैश रहेगा तो आप डेप्ट को इजिली इंटरेस्ट और की पेमेंट कर पाओगे। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि भाई आपके पास आपकी जेब में कैश मेंटेन हो। इसके अलावा टैक्स एक्सपेंसेस के लिए भी आपको कैश की फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी मस्ट मेक ए ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज। मतलब कंपनी को जो है लोअर डिविडेंड हायर डिविडेंड के बीच का कोई रास्ता निकालना है जिससे कि बेस्ट वे में वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर जो है वो ऑप्टिमम हो सके, राइट। सो दिस इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। हमने आपको 3 बातें बताई हैं बेसिकली: इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ये 3 बातें बताई है ना। बताई अलग अलग है बट एक्चुअल में तीनों के तीनों इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ही बेसिकली फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आप जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो ना कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बजटिंग के लिए पैसा चाहिए या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। तो यहाँ से हमें एक अमाउंट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो जो फंड्स होगा वो लाओगे कहाँ से? फाइनेंसिंग से। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे कि इक्विटी से लें, डेब्ट से लें, प्रेफरेंस से लें। आपको याद होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने ये सब पढ़ा था कि हम पैसा कहाँ से अरेंज करें, कहाँ से इकट्ठा करें, राइट। और जितनी कॉस्ट ऑफ द फंड कम होगी, जितनी कॉस्ट ऑफ द फंड कम होगी, इक्विटी होल्डर्स के पास जितना पैसा ज्यादा बचेगा उतना ही कंपनी जो है वो डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। भाई आपकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ द फंड आपकी कम है, तो जो प्रॉफिट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम हिस्सा इक्विटी होल्डर्स के पास बचेगा वो जो होगा वो डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर वो डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो अच्छी बात है। जो अगर हिस्सा डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो रिटेन अर्निंग कंपनी के पास ही पड़ा रह जाएगा, और जो कंपनी के पास खुद ही पैसा पड़ा रह जाएगा वो कंपनी उस पैसे का क्या करेगी? कंपनी उस पैसे को और आगे इन्वेस्ट करेगी। तो डिविडेंड स्ट्रैटेजी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए पैसा इकट्ठा करती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो ये बताती है कि मुझे कितना फंड चाहिए, उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर से जो है अरेंज करते हैं जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करती है कि डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑल दीज 3 थिंग्स आर बेसिकली इंटर रिलेटेड। सो ऑल अबाउट एक्टिविटी डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड, राइट। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो अगर ये सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कैपिटल बजटिंग नहीं पता, लीवरेज नहीं पता, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पता, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये सब कुछ समझना जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं। बट हाँ, ये सब कुछ पता है तो ये सब जो हमने बताया वो सब चीज़ों को कोरिलेट कर दिया। सो is concerned with the development of the finance strategy to identify some key alternatives which are capable of maximizing entity NPV। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर मैं 1, 2, 3 लाइन के अंदर समझाऊं तो ये वो की बेसिकली स्ट्रैटेजीज हैं फाइनेंस की जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैसे हाईएस्ट रहेगा, या ऐसे बोलें दैट द वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे मैक्सिमाइज रहेगा। इसके लिए जो हम स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं दैट आर कवर्ड अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। और ये जो है मेनली ये 3 चीज़ों से कोरिलेटेड है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हम लोग अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो आप जो है धीरे धीरे करके इसको स्टॉप करके कॉपी जरूर कीजिएगा, यही आपके नोट्स भी हैं, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगता है, राइट। सो होपफुली आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और आगे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।